अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 क्लास में डिवाइड किए हैं। इसमें नंबर 1 है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो हम डिटेल पढ़ेंगे। सेकंड है आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, थर्ड मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड और लास्ट वाला है कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 क्लास में डिवाइड किए। नंबर 1 है इसमें, फर्स्ट वाला हम रोमन में डालें हेडिंग मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ लीजिए पहले आप, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, ये समझने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत जाती है। देखिए, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द मॉलिक्यूलर crystalline solid, molecular crystalline solid are the molecule of same compound, are the molecules of same compounds। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको समझाना है मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड्स कैसा आएगा। देखिए, ये सेम कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल करेंगे, सेम कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि कंपाउंड्स बड़ा है और मॉलिक्यूल छोटा है, बराबर ना। सेम कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको ये समझाना है तो सिर्फ ध्यान से देखिएगा मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं मॉलिक्यूलर में। मान लीजिए मैंने यहां पर यूज किया हूं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा मॉलिक्यूल यूज किया? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सर गैसियस स्टेट में है। जब हम इसे कूल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो SO2 ये लिक्विफाई होगा लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर। ठीक है, फर्दर इसे हम कूल करेंगे सर, ओके, तो SO2 ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, बराबर है ना। मतलब गैस से ही सॉलिड तैयार हो रहा। तो ध्यान से देखिएगा, क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द कंपाउंड ऑफ सेम मॉलिक्यूल। सेम कंपाउंड का ही ये मॉलिक्यूल रहेगा। मतलब SO2 अगर आप यहाँ पर मॉलिक्यूल लिए हैं तो कंपाउंड जो है SO2 का ही तैयार होगा। ऐसा ही क्या सर, यहाँ पर हमने SO2 लिए थे और उधर वहां पर मेटेलिक सॉलिड तैयार हो रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं है। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द कंपाउंड ऑफ सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये पूरा डिटेल समझने के लिए फर्दर इसके 3 टाइप्स है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, ओके, ये पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर हो सकते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड हो सकते हैं। कौन कौन से? पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, ध्यान से देखिए। फर्दर दे आर ऑफ 3 टाइप्स। इसके 3 टाइप्स है सर। इसमें ए है पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड आप पूरा लिखेंगे, ऐसी अपेक्षा है आपसे। देखिए, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे पोलर कंपाउंड, जहां पर मतलब इस कंपाउंड का म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता, बराबर है ना। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, डायपोल मोमेंट। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसकी एग्जांपल है SO2, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है SO2 HCl, ओके। उसके बाद में सर हमने यहां पर यूज किए हैं HF, ओके, H2O, NH3। ठीक है ना। इसके बाद में देखिए HCl तो बता दिया मैंने आपको। पोलर वाले, पोलर की जो एग्जांपल है इसमें XeO2F2, ओके, एटसेट्रा। ठीक है, मतलब जहां पर पोल तैयार होगा। अब देखिए पोलर सॉलिड कैसे तैयार होगा, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं हाइड्रोजन बॉन्डेड वाली नहीं एग्जांपल ले रहा, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला भी पोलर में आता, मानते हम। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूं HCl, ये पॉइंट्स आपको ध्यान से देखना है। पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। किसके बीच में? पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसमें होगा इन दिस डायपोल डायपोल इंटरएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। मतलब ये देखिए
एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, दोनों एटम एक दूसरे से दूर हो जा रहे, लेकिन यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल थोड़ी लिया, हजारों लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस में मॉलिक्यूल लिए, बराबर, एक कंटेनर के अंदर। तो देखिए इस पर चार्ज कौन सा है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ठीक है ना। ये मानते हैं हम कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा, ये हो रहा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन हो रहा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, बराबर है। यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ध्यान से देखिएगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो वंडरवाल फोर्सेस या फिर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इस पर मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया, 1 घंटे के ऊपर लेक्चर है, आप उसे देख लेना, ठीक है। अपने आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, उसमें एक ही लेक्चर मैंने उसी नाम से अपलोड किया, वंडरवाल फोर्सेस, उसको एक बार देख लेना, आपने बहुत काम में आएगा, आपको सॉलिड स्टेट में काम में आएगा, पी ब्लॉक में काम में आएगा, स्टेट ऑफ मैटर में भी काम में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, मतलब इसमें एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा सर और एक एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा, दोनों मिलकर के पोल तैयार कर रहे है ना। एक पर चार्ज आया पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और एक पर चार्ज आया पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, लेकिन ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव के साथ में बॉन्ड तैयार करेगा, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, और इसमें होगा वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से वाला होता, तो ये है सर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। कौन सा होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, बराबर है। अब ये चीज आपको समझाना था, क्या यहाँ पर देखिए सॉलिड कैसे तैयार हुआ, पहले आपको इसका हिंट समझ में आएगा, पॉइंट्स क्या क्या बताए। देखिए मान लीजिए मैंने किसी कंटेनर के अंदर HCl गैस लिया, ये पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे तैयार होंगे, पहले हमने सर यहाँ पर HCl गैस यूज किए, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको कूल किए, मींस टेम्परेचर लो कर दिए सर इसमें और प्रेशर हाई कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये गैस लिक्विफाइड होगी, चलिए HCl ये लिक्विड बन गए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर और टेम्परेचर लो कर दिए और प्रेशर हाई कर दिए, तो क्या होगा इसमें, देखिए मतलब इसको कूल कर रहे, HCl पहले गैस से लिक्विड बना, फर्दर इसको कूल किया हमने, तो यहाँ तैयार हो गया HCl और ये S सॉलिड। लेकिन ये जो सॉलिड तैयार हो रहा, ये तैयार हो रहा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और मॉलिक्यूलर में भी पोलर वाला, कौन सा, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि इस HCl सॉलिड मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा वो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, कौन सा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अगर हम इसकी बात करेंगे, देखिए दे आर नॉन कंडक्टर, फर्स्ट पॉइंट, दे आर नॉन कंडक्टर, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल था और गैस को ही हमने कूल करके लिक्विफाई और सॉलिडिफाइड किए, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में वंडरवाल फोर्सेस होती है, ठीक है। देखिए दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है, दे आर नॉन कंडक्टर, सेकंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो सॉलिड तैयार होते हैं दे आर सॉफ्ट सॉलिड, सॉफ्ट नेचर के रहते हैं, दे आर सॉफ्ट सॉलिड, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट कौन सा था, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो पोलर मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड ये तैयार करते हैं पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। पहले मान लीजिए हमने गैसियस मॉलिक्यूल लिए, फर्दर इसको कूल करके लिक्विफाइड किए, फर्दर कूल करके उसको सॉलिडिफाइड किए, ओके। सेकंड वाला बी टॉपिक है इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड आर, ध्यान से देखिएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर
समझ लीजिए आप, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड आर, देखिए Cl2H2 CH4 SO3, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन ये आ जाएगा इसमें, ठीक है, ब्रोमीन SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ओके, ETC। ध्यान से देखिएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका म्यू 0 रहता, बराबर, मतलब ये कोई पोल तैयार नहीं करता। ध्यान से देखिएगा, फिर इस सॉलिड कैसे तैयार हो गए, फिर इसमें इंटरेक्शन कौन सा होगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड में क्या रहता, बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अमंग द मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब ये देखिए नॉन पोलर, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया एक Cl मॉलिक्यूल, ये सेकंड Cl मॉलिक्यूल सर, और ये Cl मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए बेटा, Cl मॉलिक्यूल, पार्शियल डेल्टा निगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा निगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा निगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। इस मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ये रहेगा इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब यही है वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस की सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, देखिए, इन दीज मॉलिक्यूल instantaneous induced dipole interaction takes place और इसी को हम लंदन फोर्स कहते हैं, इसी को हम डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्स। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। किसके बीच में, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। मान लीजिए हमने किसी कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस भर दिए, तो वहां पर तो इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल के बीच में, लेकिन कौन से वाला होगा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये मॉलिक्यूल जो थे ये नॉन पोलर थे, लेकिन कुछ समय के लिए, देखिए ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, कुछ समय के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए। तो जब ये पोलर हुआ तो इसने क्या किया, इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी इंड्यूस्ड किया, पोलरिटी पैदा किया, बराबर है। तो देखिए ये मॉलिक्यूल कुछ समय के लिए पोलर हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होने की वजह से। अब यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस हो गया डाइपोल, तो इससे क्या किया, इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी इंड्यूस कर दिया, मींस इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, जिसको बुक्स में हमारे वंडरवाल फोर्सेस बताया हुआ है, और आपको पता है वंडरवाल फोर्सेस हमने बहुत डिटेल पढ़े, ठीक है। तो इन दिस मॉलिक्यूल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, ओके। उसी को कहते हैं हम लंदन फोर्स, और उसी को कहते हैं डिस्पर्जन फोर्स। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लोरीन गैस लिया, ओके, इसको कूल किया हमने लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, ओके, तो क्लोरीन लिक्विफाइड हो गया सर। फर्दर कूल किए सर इसको, तो क्लोरीन सॉलिडिफाई हो गया, बराबर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन गैस से क्लोरीन सॉलिड तैयार हो रहा, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। देखो, दे आर आल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो, दे आर नॉन कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टर होता है, ओके। सेकंड पॉइंट ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देन पोलर सॉलिड, ये आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप वंडरवाल फोर्सेस वाला लेक्चर देख लो हमारा, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कब होता है, पोलर वाले से मैंने आपको विद ऑर्डर के साथ में लिखा के दिया कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवाल फोर्सेस में कौन से मॉलिक्यूल का होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, फिर सेकंड नंबर पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, थर्ड नंबर पर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, फोर्थ नंबर पर है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स, ओके। तो देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, पोलर सॉलिड से,
ठीक है ना। और ये सॉलिड भी सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट सॉलिड, ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। कौन से वाले? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड ही डिटेल में शुरू है, जिसमें हमने एक पढ़े हैं पोलर और सेकंड पढ़े हैं नॉन पोलर। अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड। ध्यान से देखिएगा, सी टॉपिक है इसमें, मतलब ए बी सी 3 टाइप्स बताया था मॉलिक्यूलर वाले। तो थर्ड वाला है हाइड्रोजन बॉन्डेड। चलिए देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड कब तैयार होगा, क्या उसके लिए कंडीशंस है, ये मैं आपको पूरा डिटेल समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्ड कब तैयार होगा? जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली फोन से अटैच हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, तब हाइड्रोजन पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और अदर एटम पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और उस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगी उसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्डेड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये टॉपिक ठीक है। देखिए, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, हाँ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का थर्ड टॉपिक था ये, एक था पोलर, सेकंड नॉन पोलर और थर्ड वाला है हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कब तैयार होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं, इस टॉपिक को डिटेल पढ़ेंगे हम। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कब तैयार होगा? जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन से? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तब हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा। अब उसकी कंडीशन ध्यान से देखिएगा। देखिए, हाइड्रोजन एटम अगर डायरेक्टली अटैच हो फोन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, ठीक है, तब हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे तैयार होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है, ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए, व्हेन हाइड्रोजन एटम is directly attached to the, when hydrogen atom is directly attached to the more electronegative atom like ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये शब्द बनाए हमने यहां पर फ्लोरीन, ओके। देन हाइड्रोजन एटम कैरी पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड अदर एटम carry partial delta negative charge, okay, due to attraction of these charge, due to attraction of these charge, such bond called as हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये टॉपिक आपको डिटेल समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा और कब तैयार हो सकता है। देखिए, जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, ओके, HF 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 HF, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन एटम is directly attached to the more electronegative atom like oxygen, nitrogen, fluorine, then hydrogen atom carries partial delta positive charge and other atom carries partial delta negative charge, okay। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, अदर एटम कैरीज पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है सर, इस पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। देखिए ध्यान से, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहां मैं डेफिनेशन लिखा, इसका मीनिंग ये नहीं कि इसका हम एट्रैक्शन करवा देंगे, ये नहीं, मतलब एक एटम का, देखिए एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मींस फ्लोरीन एटम, ठीक है, और इसके एट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, ये भी रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। ध्यान से देखिए क्या, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, then hydrogen atom carries partial delta positive charge and other atom carries partial delta negative charge, है ना। लेकिन किसका? अदर मॉलिक्यूल करना, अदर मॉलिक्यूल, ओके, ये ऐसा कर देना थोड़ा ठीक रहेगा। ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दिस चार्ज सच बॉन्ड कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का कांसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि कब तैयार होगा। ये रहेगा क्या हाइड्रोजन बॉन्ड? नहीं सर, ये रहता है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, और कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था, कौन सा? वंडरवाल फोर्सेस वाला, उसको याद से देख लेना, ठीक है। देखिए, तो इसके और इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, यहां तक के समझ गया। अब इसके बाद देखिए H2O की भी एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल की H2O, जैसे हमने यहां आपको एग्जांपल बताए हैं HF H2O। देखिए H2 में कैसा होगा? H बॉन्ड O बॉन्ड H, H बॉन्ड O बॉन्ड H, ओके, H बॉन्ड O बॉन्ड H। इस पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और यहां पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ये रहेगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिएगा, इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बताएंगे इसे हम? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? हाँ सर, 100% इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो जाएगा, ओके। NH3 ध्यान से देखिएगा, यहां चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं, ओके। चलिए देखिए, ठीक है, यहां पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, और इस चार्ज की अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा सच बॉन्ड कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर है। अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा, ओके। हाँ, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने टाइप्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं, एक है इंटरमॉलिक्यूलर और सेकंड है इंट्रामॉलिक्यूलर, बराबर है। हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर, और एक कौन सा रहेगा? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो पहले हम देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में समझा रहे आपको, फिर समझा देता मैं आपको कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर क्या रहेगा और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा, ठीक है ना। यहां तक के समझ गए? अच्छा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्या उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता? सोच के बताना आप आंसर। ये मैंने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में समझाया, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर में। देखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, ध्यान से देखिएगा CHCl3। अब कार्बन का En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ठीक है ना। और एसीटोन है बेटा, इसमें C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ओके। यहाँ पर चार्ज है पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होता सच बॉन्ड कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर है। इस पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज रहेगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो रहा, ठीक है ना। समझ गया आप? ये इसमें कोई डाउट है क्या? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो सकता, हो गया ना तैयार इसमें, ठीक है। ये फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का, ओके, और ये है एसीटोन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने टाइप्स है? सर हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप्स है, एक है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक है इंटरमॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड वाला है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में तैयार होता, जैसा एक HF मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल, बराबर है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में तैयार हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये सेम मॉलिक्यूल के बीच में तैयार होता, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, देखिए दे आर फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में तैयार होगा। अब थोड़ा सा आप सोचिए, दो अलग अलग मॉलिक्यूल अगर हम यहां पर जोड़ेंगे तो दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, बराबर है ना। दोनों मॉलिक्यूल यहां पर हम HF भी ले सकते हैं, HF और H2 भी ले सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स, इसके भी दो टाइप्स हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स, मैं यहां पर लिख देता हूं। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक है इसमें होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं, इसके कुछ पॉइंट्स, बाद में हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में तैयार होता, जब दो चीजें मिल जाएंगी तो एनर्जी इंक्रीज हो जाता। ध्यान से देखिएगा, क्या ये एक पेन यूज किया हमने और ये दूसरा पेन, ये दोनों पेन जोड़ दिया, अब इसको तोड़ना है, हमारे को ब्रेक डाउन करना है, तो एनर्जी ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू सिंगल पेन, बराबर है। अगर आप सिंगल पेन तोड़ेंगे तो इसके लिए एनर्जी कम लगेगा एज कंपेयर टू टू पेन्स, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, सेकंड पॉइंट ये है, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज्यादा रहेगा इंट्रा वाले से, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, डेंसिटी एटसेट्रा, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, डेंसिटी ETC, ठीक है ना। दे हैव, लेकिन यहां पर हाई लिखना है हमारे को, एक चीज भूल दी हमने, दे हैव हाई, देखिए दे हैव हाई, ओके, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी ETC, ओके। अब इंट्रामॉलिक्यूलर बोले तो मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा, है ना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हुआ, कैसा होता तो मैं आपको समझा के पूरा देता, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, दे आर फॉर्म इन सेम मॉलिक्यूल, ये सेम मॉलिक्यूल में तैयार होगा और ये अलग अलग मॉलिक्यूल में तैयार होता है। अगर यहां पर इसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी की बात करेंगे, जहां पर हमने हाई किए यहां पर आप लो करेंगे सभी, देखिए जहां पर आपने हाई किए इसमें लो करना है, ओके। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सब कम होता है। किसकी बात करें यहां पर हम, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप जल्दी से, ये पेज फर्स्ट, हाँ देखिए
अब क्वेश्चन ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जांपल कौन सी रहेगी और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जांपल कौन सी है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो आपको दिखाई दे रहे, वाटर, ठीक है, HF, अमोनिया, ये एग्जांपल है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। किसकी एग्जांपल है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो पहले हम डिटेल मतलब डिस्कस कर लेंगे किस पर, इंटरमॉलिक्यूलर पर, उसके बाद में स्टडी करेंगे किसका, इंट्रामॉलिक्यूलर का। ओके, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, एक है इंटरमॉलिक्यूलर और सेकंड रहेगा इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर की हम डिटेल स्टडी कर लेंगे। देखिए अब यहां पर मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल देके भी समझा सकता, समझ में आ जाएगा आपको डायरेक्ट कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसमें भी कौन सा, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। देखिए इंटर, पहले हम समझ लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप्स है सर। इसमें नंबर 1 है होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और सेकंड वाला है सर यहां पर हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर, ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक है होमो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये सेपरेट मॉलिक्यूल के बीच में तैयार होगा, लेकिन मॉलिक्यूल सेम रहेगी। जैसा H2O मॉलिक्यूल्स यूज किए हमने, HF मॉलिक्यूल्स, NH3 मॉलिक्यूल्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के समझाया आपको HF वाली, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि HF में हाइड्रोजन पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और फ्लोरीन पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये जो आ रहा ये होगा ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब ये दूर चले जाएंगे तो अब इनको बॉन्ड तैयार करने के लिए साथी की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला ढूंढेगा और हाइड्रोजन क्या ढूंढेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, और आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड तैयार करेगा। बट ये रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट आयोनिक एंड मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल समझा रहा था मैं आपको आइस की। देखिए यहां पर देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा, ठीक है ना। आइस बोला क्या रहता है, वाटर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात ये है, देखिए क्या आइस में ऑक्सीजन एटम, ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है। कितने हाइड्रोजन एटम से? 4। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह ये डॉट, मतलब एक ये बॉन्ड बता देने का और एक बॉन्ड ऐसे बता देने का, मतलब ये अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो OH का डिस्टेंस होता है आइस में 276 pm पिकोमीटर, लेकिन अगर हम सिर्फ वाटर की बात करेंगे, ओके, तो इसका डिस्टेंस रहता है 96, मतलब 95.6, लगभग कितना, 96 pm, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है यहाँ पर कम रहेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का डिस्टेंस ज्यादा रहता, मतलब इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और इसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी। इसलिए आइस जो है वाटर की सरफेस पर फ्लोट होते रहता, ठीक है ना। तो यहां तक कि आपको समझ में आ गया होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम यहां पर बात करेंगे इथाइल अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल, ओके, C2H5 बॉन्ड OH, ओके, OH और ये है बेटा C2H5, इसकी शेयरिंग से जो बॉन्ड तैयार हो रहा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड वाला है हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी आपको समझा देता हूं। देखिए क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, जो मैं आपको अभी एग्जांपल समझाया था, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में भी कौन सा बॉन्ड तैयार होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होता है, बट कौन सा बोलो? हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। हेटेरो अलग अलग मॉलिक्यूल रहेंगे यहाँ पर, जो पहले एग्जांपल में एक्सप्लेन किया। देखिए इस तरह
CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, ओके, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। देखिए बेटा H बॉन्ड C, Cl और ये Cl, इसकी शेयरिंग से जो बॉन्ड तैयार हो रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है मानते हम, लेकिन कौन सा, हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है। HF और H2O और NH3, यहां पर भी सर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। इस पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसकी शेयरिंग से जो बॉन्ड तैयार हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बताएंगे इसे हम, हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहां पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए यहां पर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप्स है, इसमें नंबर 1 लिखे हमने, कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और सेकंड वाला है सर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहले बता दिया मैंने आपको, किसका, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सब लो रहता, किसका, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हम यहां इसका एग्जांपल लिखे हैं, बेंजीन रिंग, OH N बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देखिए बेटा ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसके बीच में मतलब देखिए यहां पर बाहर वाले मॉलिक्यूल का कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका नेम है सर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ओके। सेकंड एग्जांपल देखिए, सैलिसिल अल्डिहाइड, बेंजीन रिंग, OHC डबल बॉन्ड O और ये H है बेटा। देखिए यहां चार्ज सर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, इधर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहां पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अब इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा, दैट बॉन्ड कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसे हम, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसका नेम है सर सैलिसिल अल्डिहाइड, सैलिसिल अल्डिहाइड, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, सैलिसिलिक एसिड में, किसमें, सैलिसिलिक एसिड में भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा तैयार होगा, ध्यान से देखिएगा, OHC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ओके। यहां पर है पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इन मॉलिक्यूल में तैयार होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रहेगा बेटा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। चलिए ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं सर, एक है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको ऐसा, एग्जांपल दे देगा, एक दे देगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और 3 एग्जांपल ये, एक HF NH3 और देखिए क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये एग्जांपल आपको उठा के दे दिया मान लीजिए, और पूछ रहा आपको क्वेश्चन कि इसमें कौन से मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर कौन से मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये वाला। या फिर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से पूछ सकता कि इसमें कौन से मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। तो आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि इंट्रामॉलिक्यूलर वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा वो वीक रहता एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर है, क्योंकि वहां पर मोर देन 1 मॉलिक्यूल का एनर्जी मिल जाता और यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल का रहता, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड है सर यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड।
एक है इंटरमॉलिक्यूलर और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, हाँ, इसके कितने टाइप्स थे? दो है सर, एक है होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है सर हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लिख लेते हैं यहाँ पर हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। देखिए, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जांपल आएगी HF मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल, ओके, NH3 मॉलिक्यूल एटसेट्रा, जो आपके सामने लिखी हुई है। इसकी एग्जांपल आएगी HF प्लस H2O, बराबर है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल लेना है हमारे को, ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल ये, ओके, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सैलिसिल अल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका पेज नंबर कौन सा है? सेकंड है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ, चलिए अब ध्यान से देखिए। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कौन सा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। इसके बाद में आपको समझा देता आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड एंड लास्ट वन इज कोवेलेंट सॉलिड। तो इस तरह अपना क्लासिफिकेशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब ये सेकंड हमने रोमन में नंबर डाले हैं आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, ओके। फर्स्ट टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ, कौन सा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। सेकंड वाला है आयोनिक सॉलिड, थर्ड पढ़ेंगे हम मेटेलिक सॉलिड और फोर्थ वाला कौन सा रहेगा? कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड की तीन एग्जांपल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो अपने सिलेबस में दी हुई है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है ना, उसकी भी स्टडी कर लेंगे हम। देखिए, आयोनिक सॉलिड, ध्यान से देख लो, जितने भी सॉल्ट है, ऑल सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। नेचुरली सारे सॉल्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। ऑल सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन इन नेचर कॉल्ड एज आयोनिक सॉलिड। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको प्रूफ करवा के देता हूं। देखिए, ऑल सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन इन नेचर called as ionic solid. Ionic solid formed by the attraction of small size of cation, नहीं, हाँ बराबर, small size of cation and large size of anion. आयोनिक सॉलिड जो तैयार होते हैं, स्मॉल साइज ऑफ केटायन होगा उसमें और लार्ज साइज ऑफ एनायन, मतलब केटायन का साइज बहुत छोटा होगा। देखिए कैसा होगा। फर्स्ट पॉइंट, दे आर फॉर्म by the attraction of ionic solid formed by the attraction of small size of cation and large size of anion, ओके। ध्यान से देखिएगा, आयोनिक सॉलिड फॉर्म बाय द अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल साइज ऑफ केटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक मैं इसका छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यहां हमने एनायन का साइज लार्ज बताए हैं और केटायन का साइज छोटा, ओके। एनायन का साइज लार्ज है सर, केटायन का साइज छोटा, ओके। एनायन का साइज लार्ज है और केटायन का साइज छोटा। देखिए, ठीक है, देखिए, एनायन, केटायन, ठीक है, उसके बाद में एनायन, केटायन, एनायन, केटायन, एनायन, केटायन, एनायन, केटायन, एनायन, केटायन,
और ये एनायन। नहीं कुछ तो आपको यहाँ से इतना तो समझ में आया होगा क्या सर इसमें रियल में केटायन का साइज छोटा है और एनायन का साइज बड़ा है, ठीक है ना। आयोनिक सॉलिड फॉर्म बाय द अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल साइज ऑफ केटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन, और ये एक दूसरे को एप्रोप्रिएटली ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कर देते हैं। देखिए दे आर appropriately adjusted to each other. They are appropriately adjusted to each other and to form electrical neutral compound। ये ध्यान से देखिएगा। देखिए दे आर appropriately adjacent to each other and to form electrical neutral compound। यहाँ पर केटायन का साइज बहुत छोटा है और एनायन का साइज बड़ा होता है। अब इसको आप समझेंगे कैसा, ठीक है। मान लीजिए क्या आपके पास में हमने एक कंटेनर दे दिए, ठीक है, और इसमें हमने रखे हैं टेनिस बॉल बड़े बड़े। क्या रखे इसमें? टेनिस बॉल। एक बॉक्स दे दिए और उसमें क्या रखे हमने? टेनिस बॉल, बराबर है। अब सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ना कुछ जगह ये खाली छूटेगी, ये वाली। तो यहाँ पर हमने वो गोल वाले जो मार्बल्स आते हैं जो बचपन में खेले होगे आपने, देखे क्या? बचपन में जो खेलते थे मार्बल्स, ठीक है, तो उसको यहाँ पर हम मतलब रख सकते हैं, ऐसे एडजस्ट हो जाएगा इसमें। तो उतना साइज का क्या रहेगा? केटायन, बराबर है। और एनायन का साइज देखो, मार्बल जो हम वो खेलते थे बचपन में, कंचे वगैरह, तो ठीक है, और एक टेनिस बॉल, बराबर है। दोनों का कंपेयर करो आप, मतलब इसकी जो जगह छूटेगी, इसमें रिमेन जो स्पेस रहेगी, वहां पर उस जगह को कौन घेर लेगा? केटायन, बराबर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही आयोनिक सॉलिड का होता है। आयोनिक सॉलिड की सबसे बेस्ट एग्जांपल है NaCl, आपको समझाने के लिए, है ना। देखिए इसमें केटायन का साइज छोटा है और Cl एनायन है, इसका साइज बड़ा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि आयोनिक सॉलिड फॉर्म बाय द अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल साइज ऑफ केटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन, दे आर एप्रोप्रिएटली एडजेसेंट टू ईच अदर एंड टू फॉर्म इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट ये है, क्या दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट ये है कि ये सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर रहते हैं लेकिन मोल्टन स्टेट में कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना। दे आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट में इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए यह है आयोनिक सॉलिड डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, ये याद है, मतलब ये लर्न कर लेना आपने। क्या आयोनिक सॉलिड कितने फैक्टर पर डिपेंड होते हैं? 3। देखिए आयोनिक सॉलिड डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। आयोनिक सॉलिड ये 3 फैक्टर पर डिपेंड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, नंबर 1 ए फैक्टर है इसमें, साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, जो हम पहले से ही पढ़ लिए कि केटायन का साइज इसमें स्मॉल चाहिए और एनायन का साइज लार्ज चाहिए, ठीक है ना। सेकंड है इसमें चार्ज ऑफ आयंस, मतलब यहां पर चार्ज अपोजिट चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और थर्ड पॉइंट ये है कि पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब एनायन पोलराइज कब होगा? जब यहां पर एनायन का साइज बड़ा हो, और ये मैंने एक्सप्लेन किया वंडरवाल फोर्सेस में, ठीक है, पढ़ लेना आपने इसको, वंडरवाल फोर्सेस में और एक फजांस रूल में ज्यादा एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है ना। फजांस रूल में ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन। पोलराइजेशन ऑफ एन आयन, मतलब एनायन का जितना साइज बड़ा रहेगा एनायन उतने इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता, ठीक है ना।
तो आयनिक सॉलिड डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। ठीक है, यहां तक क्या आप समझ गए? हाँ, थर्ड टॉपिक है इसमें, ध्यान से देखिएगा, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, अब मेटालिक सॉलिड उसको बोलेंगे हम क्या जिसके कंस्टिट्यूएंट एटम मेटल हो गए। देखिए ध्यान से, आप मान लीजिए मैंने कार्बन के पार्टिकल लेयर आपको बता रही, मतलब कार्बन के पार्टिकल समझे जोड़ दिए एक साथ में और आपको बता रही कि मेटालिक सॉलिड है, तो मानेंगे नहीं। क्या है इसके लिए कंडीशन? क्या मेटल के पार्टिकल्स चाहिए, बराबर है। तो मेटालिक सॉलिड मींस द सॉलिड विच इज फॉर्म बाय एटम ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स, बराबर है। मेटालिक एलिमेंट्स के हमारे को एटम चाहिए, तभी तो मेटालिक सॉलिड तैयार होगा। देखिए, द सॉलिड विच इज फॉर्म बाय एटम ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स, ध्यान से देखिएगा, द सॉलिड विच इज फॉर्म बाय एटम ऑफ मेटालिक एलिमेंट कॉल्ड एज मेटालिक सॉलिड, कॉल्ड एज मेटालिक सॉलिड। अच्छा, एक टॉपिक ये है कि यहाँ पर जो मैंने मोल्टन स्टेट बताया आपको, तो NaCl कैसे टूटेगा ये एक्सप्लेन करना बाकी रह गया। बताइए, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसके फॉर्म में आयंस माइग्रेट हो गए और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। सॉलिड फॉर्म में नहीं होता ऐसा, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है ना। देखिए, द सॉलिड विच इज फॉर्म बाय एटम ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एटम ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट्स कॉल्ड एज मेटालिक सॉलिड। ओके, अब मेटालिक सॉलिड में ही मेटालिक बॉन्ड तैयार होगा। मेटालिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड तैयार होगा? मेटालिक बॉन्ड। देखिए, मेटालिक बॉन्ड कैसा तैयार होता है। मान लीजिए यहां पर हमने एक मेटल यूज किए और मेटल पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्नल। देखिए, KERNEL, कर्नल, बराबर है। पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए अगर मैं यहां पर यूज किया हूं कॉपर और इसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन Cu +1 +1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसने क्या लूज किया? इसने इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो उसमें आप ऐसा लिखेंगे सर ने एक कॉपर एटम ले लिया इसमें रख दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, हजारों लाखों मिलियंस बिलियंस कॉपर एटम रहेंगे इसमें, बराबर है। अब जितने कॉपर एटम रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर हम कंटेनर यूज किए उसमें मेटल के पार्टिकल है तो वहां पर ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री और मूवेबल इलेक्ट्रॉन, बराबर है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन और मूवेबल इलेक्ट्रॉन, इसके और कर्नल पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको? मेटालिक बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए, मेटालिक बॉन्ड किसको बोलेंगे हम? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय attraction of, the bond which is formed by attraction of positive charge, ये वाला मीन्स कर्नल, एंड फ्री और मूवेबल इलेक्ट्रॉन, फ्री और मूवेबल इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड, कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड हम उसे बताएंगे कि ऐसा बॉन्ड जो पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसे हम? मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, यहां तक के समझ गया। अच्छा, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों होता होगा? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन टू मच होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर है। और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें घूमते रहते हैं ना। ठीक है, थोड़ा सा इन्हें अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाए तो ये इजीली मूव हो जाएगी। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, क्या होते हैं ये? दे आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सेकंड पॉइंट है कि मेटल्स में बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती है, मेटेलिक प्लेट में बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से ये मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी रखता है। ध्यान से देखिएगा,
metals have many layers, therefore metal have malleability, ductility, etc प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज। ध्यान से देखिएगा, मैलिएबिलिटी बोलते हैं जिसकी हम पतली शीट बना सकते हैं, इसको मराठी में बताएंगे हम वर्धनीयता, वर्कपजीरी। देखो वर्धनीयता, है ना, ध्यान से देख लो। और डक्टिलिटी तन्यता, है ना, जिसके बारीक बारीक तार बना सकते हैं हम, तार पजीरी। देखिए तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है, मेटल का, बराबर है ना। जैसा 1 ग्राम सोना, इसको हम इतना बारीक कर सकते हैं, आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा, 2.5 किलोमीटर तक के उसको लंबा कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, डक्टिलिटी, है ना। और मैलिएबिलिटी, जिसके हम शीट बना सकते हैं, टिन वगैरह यूज करते हैं घर पर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मेटेलिक सॉलिड, ओके। एक क्वेश्चन आपसे ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड कौन सा है, मेटेलिक है, आयोनिक है कि कोवेलेंट है। कोवेलेंट की कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे डायमंड होता है स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से वाला रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा मेटेलिक बॉन्ड, हमने लिखे कहीं है, हाँ, मेटेलिक बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इससे थोड़ा सा वीक आयोनिक, बराबर है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। उसके बाद में आता है वंडर वाल फोर्सेस, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अच्छा आयोनिक बॉन्ड में होता क्या है, जैसे मैं यहां एग्जांपल लिखा हूं NaCl, है ना, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बराबर है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बराबर है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान से देखिएगा कि आयोनिक बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए मैंने इसको डिटेल एक्सप्लेन किया, एक आयोनिक सॉलिड और एक कौन सा है, मेटेलिक सॉलिड, बराबर है, ठीक है। यहां तक क्या आपको कोई डाउट है क्या। चलिए पेज नंबर कौन सा है, 3rd, ये स्क्रीनशॉट आपके लिए, मतलब जूम पे से बराबर लिख लेगा। चलिए हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट है इसमें कोवेलेंट सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, कोवेलेंट सॉलिड, देखिए कोवेलेंट सॉलिड, जॉइंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, बराबर। सिंपल सी बात है, कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कौन सा बॉन्ड रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, द सॉलिड which is formed by covalent bond between neighboring constituent particles called as कोवेलेंट सॉलिड। सिंपल सी बात है, मतलब ऐसा सॉलिड जो कोवेलेंट बॉन्ड से तैयार होता है, कौन सी बॉन्ड से तैयार होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट सॉलिड। इसका एक नाम है जॉइंट सॉलिड और थर्ड नेम है इसका नेटवर्क सॉलिड। इसकी बहुत फेमस एग्जांपल है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है, एक इसमें डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट और थर्ड वाला है फ्लोरीन, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है सर डायमंड, ग्रेफाइट, ओके, और फ्लोरीन। ध्यान से देखिएगा, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेंगे इसको कि इसका क्लासिफिकेशन कैसा आया, तो ध्यान से देखिएगा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स है बेटा,
एक है इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में, ओके, और एक है एमॉर्फस कार्बन, पाउडर के जैसा। एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक एमॉर्फस फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है दैट इज डायमंड, जो हमारे को आज पढ़ना है। सेकंड वाला है ग्रेफाइट और थर्ड है फ्लूरीन। थर्ड है फ्लूरीन। ये कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लूरीन, ठीक है ना। एमॉर्फस कार्बन ध्यान से देखिएगा कौन कौन से है। कोल, चारकोल, कोळसा, लकड़ी का कोयला, चारकोल, ओके। लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक और सूट दैट इज काजल, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है आपको? 3 पढ़ना है, इसलिए आपको डायरेक्टली यही लिखा हुआ मिलता, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लूरीन। लेकिन ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है और वो एमॉर्फस है, और आपको पता है एमॉर्फस सॉलिड क्या रहता है? सूडो सॉलिड, एक इमेजिनरी सॉलिड है, इसलिए जनरली उसको काउंट नहीं किया जाता है ना। ज्यादा आप डिटेल इसी का स्टेट करते हो। क्या लिख देते कोच? कोक, बराबर है ना, CO ए के कोक, सॉरी, अरे COKE, कोक ऐसे आएगा, चारकोल, बराबर है। देखिए तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लूरीन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डायमंड के बारे में, डायमंड क्या होता, ठीक है ना। उसके बाद में फिर ग्रेफाइट, उसके बाद में फिर फ्लूरीन, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं डायमंड का स्टडी क्या क्या है। देखिए डायमंड, डायमंड इट इज फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। इट इज फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। अब सिंपल सी बात है, अगर कार्बन एटम इसमें sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ओके। और कार्बन एटम के चारों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तैयार किया होगा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इट हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इट हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा, थर्ड पॉइंट ये है कि डायमंड का कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से डायमंड जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। देखिए नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस, ध्यान से देखिएगा, डायमंड हैज स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड, डायमंड हैज स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड, therefore it is naturally, therefore it is naturally hardest substance, hardest substance, ओके। ध्यान से देखिएगा, डायमंड का कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रांग कौन सी चीज है? Bn, बोरॉन नाइट्राइट, बोरॉन नाइट्राइट, ओके, Bn। लेकिन अगर तुमको डायमंड के बारे में स्टडी करना है, ध्यान से देखिएगा, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3550 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इसका, टंगस्टन से भी ज्यादा, ठीक है। देखिए इट हैज 3550 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। अब कैसा पता चला होगा क्या डायमंड को, डायमंड में प्योरली कार्बन एटम प्रेजेंट होता? देखिए डायमंड को हीट किए वेरी हाई टेम्परेचर पर, पहले तो मेल्ट किए होंगे, बाद में बॉइल सो होगा, है ना, वेरी हाई टेम्परेचर पर, HT हाई टेम्परेचर पर हीट किए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुआ। अब कैसा पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रहा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किए थे लाइम वाटर में से, ठीक है, कहां से? लाइम वाटर, लाइम वाटर, और लाइम वाटर का कलर मिल्की हुआ था, मींस इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो यहां से लॉजिक ये समझ में आया कि डायमंड के अंदर प्योरली कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, डायमंड में प्योर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है 3550 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, डायमंड में हर कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। देखिए इन डायमंड ईच कार्बन एटम
attached to the, in diamond, each carbon atom attached to the another 4 carbon atom, 4 कार्बन एटम। डायमंड में देखिए एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से अटैच होता है, जो मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। डायमंड इज फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम, ओके। सेकंड, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा सर, ठीक है। डायमंड है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, देयरफॉर इट इज, देयरफॉर है ना, इट इज नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3550 डिग्री सेल्सियस, ओके। उसके बाद में इन डायमंड ईच कार्बन एटम अटैच टू द अनदर 4 कार्बन एटम, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन काम से लगे हुए इसके बॉन्ड बना लिए उन्होंने, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इट इज अ नॉन कंडक्टर, it is a non-conductor of heat and electricity, it is a non-conductor of heat and electricity, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन ने, मतलब इसके कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तैयार कर ली, ठीक है ना। इसके बाद देखिए डायमंड यूज कहाँ करते हैं, तो डायमंड बेटा यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स में, ऑर्नामेंट्स, ओके, ज्वेलरी, ठीक है ना। और ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड यूज करते हैं रॉक ड्रिलिंग, है ना, खड़क रॉक चट्टान उसको काटने के लिए, और कटिंग ऑफ ग्लास, कटिंग ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास की कटाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, डायमंड का, इसकी छोटी का। हाँ, हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए, मैं इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूं आपको, फिर हम ग्रेफाइट पर डिस्कस करेंगे। डायमंड में हर कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से अटैच होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम अटैच टू द अनदर 4 कार्बन एटम्स, ओके। देखिए ध्यान से, डायमंड में हर कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से अटैच होता है, ठीक है। ये समझा देता हूं आपको, देखिए यहां स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम, फिर उधर ग्रेफाइट समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए ये सर्कल मान लीजिए आप, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए अब यहां से आपको इतना तो समझ में आया होगा, इसको अगर हम कार्बन मानेंगे तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 4, है ना। इसको हमने सर कार्बन मान लिए, क्या मान लिए, कार्बन, तो कितने कार्बन से अटैच है, 4 से है सर, ठीक है। देखिए बेटा इसको 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, सही है स्ट्रक्चर इसके, ठीक है। अब ऐसे इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तैयार होता, कैसा, देखिए बस इतना ध्यान में रखना है आपको, और यहाँ पर इससे और कार्बन एटम अटैच हो गए उतना, देखिए अब पूरे स्ट्रक्चर थोड़ी ड्रॉ कर सकते हैं, बस आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें एक कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच है, 4 कार्बन से, क्योंकि डायमंड में मिलियंस बिलियंस कार्बन एटम पड़ जाते, तो पूरा ड्रॉ कर सकते हैं यार, नहीं कर सकते। एक लॉजिक इसका देखिए, क्या इसमें एक कार्बन से दूसरे कार्बन का जो डिस्टेंस है ये होगा बेटा 154 pm पिकोमीटर, बराबर है 154 pm पिकोमीटर। sp3 क्यों बताया मैंने, देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हम सर बता देते हैं इसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आएगा आपको डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगला टॉपिक है इसमें ग्रेफाइट, ओके। ग्रेफाइट इट इज फॉर्म बाय sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, प्रूफ करवा के दूंगा आपको, देखिए इट इज फॉर्म बाय sp2 हाइब्रिड
कार्बन एटम, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से तैयार होता है। कौन से कार्बन से? sp2, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड रहेगा या फिर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, दो में से कोई एक होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ईच कार्बन एटम ऑफ ग्रेफाइट कंटेन वन फ्री इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है क्या? ग्रेफाइट के हर कार्बन एटम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? एक। इसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ईच कार्बन एटम ऑफ ग्रेफाइट, ईच कार्बन एटम ऑफ ग्रेफाइट कंटेन वन फ्री इलेक्ट्रॉन। कार्बन एटम के ग्रेफाइट के हर कार्बन एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ईच कार्बन एटम ऑफ ग्रेफाइट कंटेन वन फ्री इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर it is a good conductor of electricity, therefore it is a good conductor of electricity, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता, ठीक है। कैसा रहेगा वो समझाता मैं आपको स्ट्रक्चर में, ठीक है। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, क्या इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम अटैच टू द अनदर थ्री कार्बन एटम, ग्रेफाइट में, ठीक है, हर कार्बन एटम दूसरे कितने कार्बन से अटैच होता है? 3 कार्बन से। ध्यान से देखिए, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम अटैच टू द अनदर 3 कार्बन एटम, ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान से देखिए, इसका यूज कहां करते हैं? ग्रेफाइट यूज्ड इन ड्राई लुब्रिकेंट्स, ग्रेफाइट यूज्ड इन ड्राई लुब्रिकेंट्स, है ना, मशीन एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद में ग्रेफाइट का यूज कहां करते हैं? ड्राई सेल में करते हैं सर, ओके, पेंसिल में करते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। अच्छा, ये टॉपिक समझाना है कि इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम अटैच टू द अनदर 3 कार्बन एटम, ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से अटैच होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। देखिए, यहां पर इस सर्कल को सर हमने मान लिया कार्बन, और कार्बन से कितनी बॉन्ड अटैच है? 3 बॉन्ड अटैच है, ओके, और एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन एटम का एक फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तैयार करने पर, ओके, देखिए, है ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? एक कार्बन एटम के पास में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कौन सा बोला मैंने आपको? इट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, दिख रहा है आपको हेक्सागोनल, नोट कर लेना आपने, कौन सा स्ट्रक्चर है? हेक्सागोनल, है ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन करेगी इसने तैयार किया, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर, इसमें बहुत सारे लेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं एक अनदर लेयर तैयार कर देता हूं आपको समझाने के लिए, देखिए ध्यान से आप, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, हर कार्बन एटम पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ओके। इस कार्बन से इस लेयर का जो डिस्टेंस है, ओके, ये होता है बेटा 340 pm पिकोमीटर, ये याद रखना है आपको, कितना? 340 pm पिकोमीटर, ओके। और बॉन्ड लेंथ जो है ये कार्बन का, ये है 141.5 pm, कितना है? 141.5 pm पिकोमीटर, ठीक है। अब ये फर्स्ट लेयर और ये अनदर लेयर, इस लेयर के बीच में होता है वंडरवाल फोर्सेस, है ना, वंडरवाल फोर्सेस बिटवीन 2 लेयर्स, ये इन 2 लेयर के बीच में क्या होगा? वंडरवाल फोर्सेस, याद रखिएगा। मतलब एक लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे बहुत सारे लेयर प्रेजेंट होते हैं,
और इनके बीच में होगा वंडरवाल फोर्सेस। कौन सा? वंडरवाल फोर्सेस, मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है ना। अगर आप ग्रेफाइट को भी हीट कर देंगे, ओके, हीट करने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा। ओके, फिर इसको हम लाइम वाटर से पास करेंगे, लाइम वाटर। ओके, तो लाइम वाटर का कलर कौन सा हो जाएगा? मिल्की कलर। दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन, मींस इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है। बराबर है। तो इस तरह देखिए, डायमंड में भी कार्बन प्रेजेंट है और ग्रेफाइट में भी प्योर कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, पेज नंबर 4 इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो लिखने के लिए, 4th वाला। चलिए, हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, फ्लूरीन। समझ लीजिए पहले आप, फ्लूरीन क्या है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूं, इसे भी ध्यान से देखिएगा। फ्लूरीन, यह है लास्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। चलिए ध्यान से देखिए, फ्लूरीन देखिए, अब लास्ट पढ़ते हैं हम फ्लूरीन। ध्यान से देखिएगा, फ्लूरीन क्या है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखिए, फ्लूरीन ये नाम है एक आर्किटेक्चर के नाम से फेमस हुआ, ये आर्किटेक्चर, फ्लूरल, फ्लूरल के नाम से आर्किटेक्चर, और पूरा नाम था उसका बकमिनिस्टर फ्लूरल। ठीक है, फ्लूरीन के बहुत सारे नाम हैं। देखिए, फ्लूरीन बोलेंगे इसको, बकमिनिस्टर फ्लूरीन बोलते हैं, बकमिनिस्टर फ्लूरीन, ये शब्द डिराइव हुआ है, फ्लूरीन, बकमिनिस्टर फ्लूरीन। थर्ड नेम है बेटा इसका बकी बॉल, थर्ड नेम है इसका बकी बॉल। ओके, फोर्थ नेम है इसका होलोस्फीयर, होलोस्फीयर। फिफ्थ नेम है इसका सॉकर बॉल एटसेट्रा। ठीक है, फ्लूरीन इट हैज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा, इट हैज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। फ्लूरीन का स्ट्रक्चर फुटबॉल के जैसा होता है। ठीक है, फ्लूरीन में 20 देखिए पेंटागोनल और 12 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। उल्टा बोल दिया मैंने। देखिए, फ्लूरीन कंटेन 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा, फ्लूरीन कंटेन 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लूरीन कंटेन 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। देखिए, फ्लूरीन इसका एक नेम है बकमिनिस्टर फ्लूरीन, बकी बॉल, KY बकी बॉल। ओके, उसके बाद में होलोस्फीयर, सॉकर बॉल। ठीक है ना, और ये आर्किटेक्चर के नेम से रखा हुआ है ना, बकमिनिस्टर फ्लूरल। इसके बाद देखिए, इट हैज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूरीन कंटेन 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर एंड 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखिए, कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होगा, क्या होगा, मैं आपको स्ट्रक्चर में और डबल समझा दूंगा इसको। ठीक है ना। देखिए, फ्लूरीन डिस्कवर्ड हुआ था 1985 में, ये रिसेंटली डिस्कवर्ड है 1985 में। जब हम लेजर रेस पास करते हैं कार्बन रॉड से, तो इससे तैयार होगा C60 मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए, व्हेन लेजर रेस
passes through the carbon rod to gives C60 मॉलिक्यूल। और C60 मॉलिक्यूल को ही हम फ्लूरीन कहते हैं, मतलब जिसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे, 60। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए आप कार्बन रॉड, ओके, यहां से हम पास कर रहे हैं लेजर रेस। लेजर रेस, व्हेन लेजर रेस पासेस थ्रू द कार्बन रॉड टू गिव्स C60 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल तैयार होगा, C60 मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, 60, बराबर है। ठीक है, अच्छा, फ्लूरीन में पेंटागोनल स्ट्रक्चर कितने होते हैं, 12, याद रखना आपने, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कितने रहेंगे इसमें, 20। ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हेन फ्लूरीन treated with alkali metal to gives K35 C60 molecule। फ्लूरीन का रिएक्शन हम अल्कली मेटल के साथ करवाएंगे तो इससे तैयार हो जाएगा K35 C60 मॉलिक्यूल। इट इज अ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर एट 18 केल्विन और बिलो। ये सुपर कंडक्टर होता है कितने केल्विन पर, 18 केल्विन पर, मतलब बहुत है ना, कूल टेम्परेचर चाहिए यहाँ पर, है ना। 18 केल्विन बोला मैंने आपको, डिग्री नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक के समझ गए। तो कौन सा मॉलिक्यूल रहता, सुपर कंडक्टर, याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना। K35 C60 मॉलिक्यूल, इसमें कंफ्यूज बहुत करा देता, कहीं पर K36 दे देता, कहीं पर K37 दे देगा, ऐसा कंफ्यूज कराएगा आपको। तो K35 C60 मॉलिक्यूल, इट इज अ सुपर कंडक्टर एट 18 केल्विन। 18 केल्विन पर ये सुपर कंडक्टर होता है, ठीक है ना। फ्लूरीन का यूज करते हैं हम नैनो ट्यूब्स में, किसमें, फ्लूरीन यूज्ड इन नैनो ट्यूब्स, यूज्ड इन नैनो ट्यूब्स। अब नैनो ट्यूब्स उसको बताएंगे हम कि ऐसा ट्यूब्स जो ग्रेफाइट और फ्लूरीन से तैयार होता है। द ट्यूब्स विच इज मेड बाय ग्रेफाइट एंड फ्लूरीन। ध्यान से देखिएगा, द ट्यूब्स विच इज मेड बाय ग्रेफाइट एंड फ्लूरीन कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसे हम, नैनो ट्यूब्स। ठीक है ना, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि जब हम लेजर रेस पास करते हैं कार्बन रॉड से तो इससे C60 मॉलिक्यूल तैयार होता। लेजर का लॉन्ग फॉर्म आपको पता होगा, फिजिक्स वाले बोलो, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ध्यान से देखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। देखिए फुटबॉल के स्ट्रक्चर, मतलब समझा के देता आपको अभी ये, इसमें कितने पेंटागोनल स्ट्रक्चर रहेंगे, 12 और 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। कार्बन एटम रहेगा सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओके, और कहाँ यूज करते हैं इसका हम, नैनो ट्यूब्स में। ठीक है, सुपर कंडक्टर वाला मॉलिक्यूल कौन सा रहेगा, K35 C60 मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, समझ लीजिए। पहले आप देखिए पहले मैंने यहां पर एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं, ध्यान से देखिएगा, क्या ड्रॉ किया हमने यहां पर, एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर, मतलब फ्लूइड का स्ट्रक्चर का टेक्निक बता रहा आपको, ठीक है ना। इसके सामने एक ऐसा वर्टिकल लाइन ले लिया हमने, ये थोड़ा सा दूर ले लेंगे इसको। चलिए ध्यान से देखिए, क्या यूज किया मैंने यहां पर, पेंटागन, ठीक है ना। और इसके सामने आपको ये डॉट यूज करना है, ये डॉट यूज किए सर हमने 2 3 4 5, ध्यान से देखिएगा, ओके, 5 डॉट, ठीक है। देखिए अब यहां पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 बराबर है। ये देखिए
मतलब ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है हेक्सागोनल, कौन से हेक्सागोनल, और यह पेंटागोनल। खास बात क्या है कि हेक्सागोनल एक दूसरे से टच हो रहे लेकिन पेंटागोनल टच नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको अटैच करना है पेंटागोनल स्ट्रक्चर, ये रहेगा पेंटागोनल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मैं इसको अंदर ले लेता हूं इस तरह, ठीक है ना। देखिए देखिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं एक ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं, ठीक है, समझ लीजिए आप। इसमें यह है पेंटागोनल स्ट्रक्चर, ओके, ये है हेक्सागोनल 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 हेक्सागोनल, ठीक है ना। अब यहां पर इसके अराउंड में देखिए ये पेंटागोनल एक बराबर है, ये दो पेंटागोनल हो गए सर, ये तीन हो गए अल्टरनेट, चार हो गए और ये पांच हो गए। बाद में जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जो हम ये ड्रॉ करेंगे इस तरह, ठीक है, ये रहेगा हेक्सागोनल, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा कि स्ट्रक्चर कौन कौन से, मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कितने हैं इसमें और पेंटागोनल स्ट्रक्चर कितने हैं। ये हेक्सागोनल है सर, बराबर है एच एच, ठीक है। ध्यान से देखिए ये कौन सा होगा, पेंटागोनल होगा, और यहां पर ये हेक्सागोनल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये जिगजैग थोड़ा सा, ठीक है। चलो नहीं, कुछ तो आपको फुटबॉल जैसा दिखाई दे रहा होगा नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा मार्जिन कर देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। हेक्सागोनल हेक्सागोनल, ओके। तो ध्यान से देखिएगा ये स्ट्रक्चर आपको फुटबॉल के जैसा दिखाई दे रहा है, किसके जैसा, फुटबॉल के। खास बात क्या है इसमें कि पेंटागोनल के अराउंड में हेक्सागोनल हो गए, बराबर, मतलब पेंटागोनल एक दूसरे को टच नहीं होते, हो रहे कई टच। ध्यान से देखिए ये पेंटागोनल है बेटा, देखो ये पेंटागोनल पेंटागोनल पेंटागोनल, इतना अगर आप समझे तो मोर देन सफिशिएंट हो गया। अब तो मतलब ड्राइंग तो नहीं बनाना है इसमें, ठीक है। तो इस तरह इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल कितने स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे सर, इसमें पेंटागोनल रहेंगे 12 और हेक्सागोनल रहेंगे 20, ठीक है। किसके जैसे स्ट्रक्चर बोला मैंने आपको, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, इसलिए तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। देखिए हेक्सागोनल के बीच में मैं डबल बॉन्ड बता रहा है ऐसा, ओके। यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड बता दिया बेटा, ओके। यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड बता दिए, देखिए ध्यान से आप, ठीक है। नहीं एच एच में निकाल लेता हूँ, ओके, पेंटागोनल और हेक्सागोनल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4, नहीं यहां नहीं आएगा बॉन्ड, ठीक है ना, ये इस तरह आ जाएगा, बराबर है। तो मतलब इसमें जो है हर कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कौन सा, sp2